स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछली वीडियो में मैंने प्लेटो के जीवन परिचय और न्यायिक सिद्धांत को बताया था और आज की वीडियो में हम उनके आदर्श राज्य संबंधी विचार और दार्शनिक शासक और साम्यवाद संबंधी विचारों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्लेटो का आदर्श राज्य संबंधी विचार, जिसमें पहला क्वेश्चन है, प्लेटो अपने आदर्श राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसे मानता है? तो वह व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानता है। इस बात को हम उनके वाक्य से समझ सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति वृक्षों या चट्टानों से नहीं होती है, अपितु व्यक्तियों के चरित्र से होती है और व्यक्तियों का बृहत रूप ही राज्य है। फिर नेक्स्ट आते हैं, प्लेटो ने आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य के बीच किस प्रकार के संबंध की बात की है? तो आध्यात्मिक एकता की बात की है, बौद्धिक सादृश्यता की नहीं। फिर नेक्स्ट आते हैं, प्लेटो ने आदर्श राज्य के शासक कैसा बताया था? तो उन्होंने आदर्श राज्य का शासक दार्शनिक शासक के बारे में बताया, जिसमें विवेक की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है, प्लेटो के आदर्श राज्य की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, जो इस प्रकार है। प्लेटो का आदर्श राज्य स्त्री पुरुष समानता पर आधारित है। वे स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, प्लेटो नैतिक और आध्यात्मिक राज्य की कामना करते थे। फिर नेक्स्ट है, प्लेटो का आदर्श राज्य कानून पर नहीं बल्कि कर्तव्य पर आधारित था। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है कि वे कानून को उतना महत्व नहीं देते थे जितना कि वह कर्तव्य को महत्व देते थे, तो वे कर्तव्य की महत्ता को स्वीकारते हैं। फिर हम आते हैं उनके नेक्स्ट पे, प्लेटो का आदर्श राज्य आत्म संयम को महत्वपूर्ण बताता है। उनका मानना था कि दार्शनिक शासक हो या राज्य का व्यक्ति, उसे आत्म संयमी होना चाहिए। यह आत्म संयम को महत्वपूर्ण बताते हैं। फिर नेक्स्ट है, प्लेटो के आदर्श राज्य में कला साहित्य पर राज्य का नियंत्रण रखता था। फिर प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में किसे कोई स्थान नहीं दिया? तो उन्होंने डॉक्टर को कोई स्थान नहीं दिया। उनका मानना था कि आदर्श राज्य के व्यक्ति आत्मसंयमी होंगे, रोगी नहीं होंगे, तो डॉक्टर का हमारे राज्य में कोई स्थान नहीं। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में सर्वाधिक महत्व किसे बताया है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य हो चाहे न्याय का सिद्धांत हो, उन्होंने शिक्षा और न्याय को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है, तो वो आदर्श राज्य में भी न्याय और शिक्षा पर महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। फिर नेक्स्ट है, प्लेटो अपने आदर्श राज्य में किस पर नियंत्रण लगाता है? तो प्लेटो अपने आदर्श राज्य पे स्त्री पुरुष शारीरिक संबंधों पर नियंत्रण लगाता है। फिर नेक्स्ट है, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में किस सिद्धांतों को लागू करता है? तो संपत्ति का साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद। पत्नियों के साम्यवाद का अर्थ मतलब परिवार का साम्यवाद। वे कहता है कि किसी भी शासक या सैनिक वर्ग के पास अपनी कोई संपत्ति या अपना कोई परिवार नहीं होगा जिसके वो मोह में वह आकर अपने कर्तव्य का पालन ना कर सके। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आते हैं हम, प्लेटो के आदर्श राज्य के निर्माण के आवश्यक तत्व। तो प्लेटो के राज्य के निर्माण के 3 आवश्यक तत्व हैं: आर्थिक तत्व उत्पादक वर्ग, सैनिक तत्व सैनिक वर्ग, दार्शनिक तत्व शासक वर्ग। तो आर्थिक तत्व जो है, जैसे कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकते, इसके लिए हमें दूसरों पे निर्भर रहना पड़ेगा, तो जिससे श्रम विभाजन उत्पन्न होगा व्यक्तियों में, मतलब कि श्रम विभाजन उत्पन्न होगा, जिसमें तो उत्पादक वर्ग का अगर हम ये निर्माण कर दें तो वही आदान प्रदान एक दूसरे से आदान प्रदान के द्वारा हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। फिर सैनिक वर्ग इसलिए कि जब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूभाग बढ़ते हैं, जब भूभाग बढ़ाएंगे हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, तो हमारा युद्ध होगा तो उसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए सैनिक वर्ग की आवश्यकता होगी। फिर नेक्स्ट है दार्शनिक तत्व। जो शासन राज्य में करेंगे उन्हें विवेक होना चाहिए, ताकि वे विवेक से सही और गलत के पहचान कर सके और राज्य के कार्यों का संचालन अच्छी तरह से कर सके और करवा सके। तो ये तीनों वर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आदर्श राज्य के लिए। फिर नेक्स्ट है, प्लेटो ने आदर्श राज्य की व्याख्या किस पुस्तक में की है? तो उन्होंने रिपब्लिक में की है आदर्श राज्य की व्याख्या। प्लेटो ने उप आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत। इसमें यहाँ पे इस बात को ध्यान में आप रखें कि क्वेश्चन मान लीजिए अगर आ सकता है कि आदर्श राज्य की किस में की है, तो रिपब्लिक में की है, और उप आदर्श राज्य की तो लॉज जो है उनकी एक अंतिम कृति है, और यह इसे हम नमोई के भी नाम से जानते हैं। मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया है, तो फिर से एक बार बता दे रही हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे।
तो ये जो लॉज है इसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रिपब्लिक में जहाँ आदर्श राज्य में आत्मसंयम को महत्वपूर्ण माना है, लॉज में उन्होंने आत्मसहयोग पर बल दिया है। तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस पुस्तक में उन्होंने आत्मसहयोग की बात कही है, तो लॉज में उन्होंने आत्मसहयोग की बात की है। आगे हम आते हैं प्लेटो के दार्शनिक शासक संबंधी विचार पर। तो प्लेटो के दार्शनिक शासक के कुछ गुण उन्होंने बताए थे, जिसमें शासक को शांत स्वभाव का होना चाहिए, फिर उसमें स्मरण शक्ति बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, आत्मनिर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, निस्वार्थी होना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का मतलब स्वार्थ नहीं होना चाहिए, न्याय का प्रेमी होना चाहिए, सत्य का अनुगामी, सत्य को मानने वाला होना चाहिए, विवेकी प्राणी होना चाहिए। ये सारे गुण एक दार्शनिक शासक के लिए बहुत ही आवश्यक उन्होंने बताए थे। फिर नेक्स्ट आते हैं प्लेटो के दार्शनिक शासक के कुछ मुख्य कर्तव्य। तो उन्होंने कुछ कर्तव्य बताए थे जो इस प्रकार है। प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट कार्य सौंपा जाए, हर व्यक्ति को कुछ जो जिस चीज़ की प्रधानता जिसमें है उस प्रकार का उसे कार्य सौंपा जाए। अगर साहस है तो सैनिक का कार्य करे, विवेक है तो दार्शनिक का कार्य करे, और अगर तृष्णा है तो वह उत्पादक वर्ग का कार्य करे। ये सब इन्होंने बताया। फिर नेक्स्ट हम आते हैं भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करना। वे भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करने की बात करता है। फिर धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करना, कि धार्मिक विश्वास नियंत्रित करे ताकि धर्म के कारण उनके राज्य में कोई मतलब कि भेदभाव ना उत्पन्न हो। फिर न्याय की स्थापना करना एक दार्शनिक शासक का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में, प्लेटो ने दार्शनिक शासन सिद्धांत का प्रतिपादन किस पुस्तक में करता है, तो वह रिपब्लिक के 5वें और 6ठे अध्याय में दार्शनिक शासक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। फिर नेक्स्ट है प्लेटो का दार्शनिक शासक संबंधी विचार किस सिद्धांत के समान है, तो अभिजन के सिद्धांत के समान है। जो अभिजन का सिद्धांत क्या होता है कि वह एक व्यक्ति या कुछ लोग शासक हो इस बात को कहता है, उसी तरह इन्होंने भी विवेक प्रधान व्यक्ति, एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के शासन की बात कही है, सभी के नहीं, तो यह भी अभिजन के सिद्धांत के समान है। फिर है प्लेटो स्वयं को दार्शनिक बताकर सत्ता हथियाने के लिए दार्शनिक शासक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। यह किसने कहा, तो यह पोपर ने कहा। इस बात से पोपर ने प्लेटो की आलोचना की है कि वह दार्शनिक स्वयं को दार्शनिक बताता है और सत्ता को हथियाना चाहता है। फिर नेक्स्ट है किसने प्लेटो के समस्त दर्शन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं विचार दार्शनिक शासक सिद्धांत को माना है, तो फोस्टर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट, प्लेटो का साम्यवाद संबंधी विचार। तो प्लेटो के साम्यवाद संबंधी विचार शिक्षा द्वारा उत्पन्न सद्गुण विपरीत वातावरण में नष्ट हो सकते हैं, अतः शिक्षा के सद्गुण को बनाए रखने के लिए साम्यवाद आवश्यक है। तो यह किसने कहा है, तो प्लेटो ने कहा है। प्लेटो का जो कहते थे साम्यवाद जो था वह था संपत्ति और परिवार से शासक और सैनिक वर्ग को दूर रखना, वंचित रखना, यही प्लेटो का साम्यवाद था। तो सीधे अर्थों में वे अपने कर्तव्य को मनाने के लिए, संरक्षक वर्ग को उत्तरदायी बनाने के लिए वे इस बात को कहते हैं कि व्यक्ति में संपत्ति, इन दोनों वर्गों को संपत्ति और परिवार से वंचित रखा जाए। फिर नेक्स्ट है प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो अभिभावक वर्ग का। तो क्वेश्चन आ सकता है कि शासक और सैनिक वर्ग को क्या कहते थे प्लेटो, तो अभिभावक वर्ग कहते थे। फिर नेक्स्ट है प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए दो प्रकार के साम्यवाद की बात करते हैं, संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद। संपत्ति का साम्यवाद में वे संपत्ति से शासक और सैनिक वर्ग को दूर रखते हैं, और परिवार का साम्यवाद में वे पत्नी बच्चे से दूर रखते हैं। तो फिर नेक्स्ट है संपत्ति का साम्यवाद का उद्देश्य। तो उन्होंने कुछ उद्देश्य बताए हैं। संपत्ति के आधार पर किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा का विकास नहीं हो, ये साम्यवाद जो है इससे किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार की संपत्ति को लेकर प्रतिस्पर्धा नहीं हो कि मेरे पास तो हमसे अधिक क्षमता में सब संपत्ति है। संरक्षक के वर्ग के पास ना धन होगा ना निजी संपत्ति होगी, तो वो अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह से कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट है व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन कर सामाजिक व्यवस्था का कायम करना। व्यक्तिगत संपत्ति किसी के पास नहीं रहेगी, समाज में सब समान रूप से रहेंगे और एक सामाजिक व्यवस्था कायम होगी। फिर नेक्स्ट है संरक्षक वर्ग को उत्तरदायी बनाना। अगर किसी के पास परिवार का मोह नहीं होगा, संपत्ति का मोह नहीं हो, तो अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह से कर सकेगा और वह संरक्षक वर्ग उत्तरदायी बनेगा।
फिर नेक्स्ट है प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत किस प्रकार की व्यवस्था करता है, तो कुलीन तंत्रात्मक। कुलीन तंत्रात्मक का अर्थ होता है कुछ लोगों का शासन, तो वे इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। फिर नेक्स्ट है परिवार का साम्यवाद का उद्देश्य। उनके परिवार के साम्यवाद के कुछ उद्देश्य थे जिसे मैंने बताया है, लेकिन इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, एक जगह पर रहेगा तो आपके लिए अच्छा होगा। संरक्षक वर्ग को पारिवारिक मोह से दूर रखना, राज्य में एकता स्थापित करना, नारी जाति की विमुक्ति। नारी जाति की विमुक्ति मतलब नारियों की स्थिति को अच्छा करना, परिवार में संघर्ष का अंत हो, संपत्ति या स्त्री को लेकर कोई भेदभाव नहीं हो जिससे परिवार में संघर्ष का अंत हो जाएगा, अभिभावक वर्ग की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। प्लेटो के प्रथम आधुनिक साम्यवादी किसने कहा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। प्लेटो को प्रथम आधुनिक साम्यवादी किसने कहा, तो मैक्सी ने कहा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण नोट्स है। फिर नेक्स्ट है प्लेटो का साम्यवाद का संबंध किस वर्ग से नहीं है, तो प्लेटो का जो साम्यवाद है वह सैनिक और शासक वर्ग के लिए है, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है, तो यहाँ आंसर होगा उत्पादक वर्ग। फिर नेक्स्ट है प्लेटो के साम्यवाद व्यवस्था का आधार कैसा है, तो उनके जो साम्यवादी व्यवस्था है वह राजनीतिक भी थी, मनोवैज्ञानिक भी थी, दार्शनिक भी थी और व्यवहारिक भी थी, तो ये चारों ही उसके आधार होंगे। फिर नेक्स्ट है प्लेटो का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ये है कि प्लेटो का साम्यवाद प्राकृतिक नहीं नैतिकता पर आधारित है। इन सारी बातों को आप मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें, और अगर कुछ गलती होती है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। थैंक यू।